Dear students, a very happy new year to all of you. कैसे हैं और आज का दिन आपने कैसे शुरू किया? ये जो वर्ष है और आता है और हम बहुत सारे इरादे करते हैं कि ये जो 1 जनवरी है इसमें हम लोग इस वर्ष ये करेंगे और अंत में हम उस रिजोल्यूशन को जो हमने इरादा बनाया होता है साल के शुरुआत में वो उसे पूरा नहीं कर पाते। तो इस बार इरादा को ज़्यादा ही मजबूत कर लें कि इस बार के जो हमारे इरादे हैं, कन्विक्शंस हैं, जो हमने खुद से किए हैं वादे, वो पूरा कर लें। आज चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2023, सो आज की क्लास की शुरुआत होगी एक पोएम से जो मैंने खुद लिखी है। इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। इफ़ यू पे अटेंशन you will be interested, or you will enjoy a lot, and you will also know the importance, or you also know the meaning of what life is, कि जीवन है क्या। So let us try to understand what is life. I have written the poem, and the first line of the poem is, life is nothing but the moment that is passing. Yes, pay attention to each and every line I am going to recite. Life is nothing but the moment. Yes, let me repeat. Life is nothing but the moment that is passing, the moment that is flowing, the moment that is fleeting. Life is happening at the moment we are breathing. The moment past is nothing but recollection. The moment to come is nothing but speculations. So what we have is the moment that is present. We have neither past nor future. So whatever we can do it now. We can't do anything in the moment that has gone, nor in the moment that will come. So what we have is now. If we make the best of now, life will make the best of it. The poet says कि जीवन कुछ भी नहीं है, जीवन कुछ नहीं है सिवाय उस क्षण के, उस पल के, उस लम्हे के जो गुजर रहा है, जो तेजी से भाग रहा है, जो बीत रहा है। जीवन वही घटित हो रही है जब हम सांस ले रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिस टाइम लाइफ इज पासिंग थ्रू, यही वक्त है। सो वी हैव नाइदर पास्ट नॉर फ्यूचर, ना तो हमारे पास अतीत है और ना ही भविष्य है। सो व्हाट वी हैव इज द प्रेजेंट, व्हाट वी हैव इज नाउ। तो जो हमारे पास है वो है अब। तो जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो इसी अब में कर सकते हैं, इसी लिविंग प्रेजेंट में कर सकते हैं, वो प्रेजेंट जो कि जिंदा है। So this is the poem I have just tried to write or use my hand in writing poetry, English poetry. So again, I wish you all a very happy new year 2023, and I wish you a bright future ahead. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस हो रही है। इसमें 3 सेट्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, और उसमें पहले सेट में 40 क्वेश्चंस यानी 2 वीडियोस में 2020 के वीडियोस आ चुके हैं। और मुझे ये आशा है कि आपने बिल्कुल पूरी तरह से सारे आंसर्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया होगा। सो टुडे वी शैल डील विद द क्वेश्चन नंबर 41 and then we will go to up to the question number 60. Okay, so let us start the session now. 40 तक पिछले क्लास में बातें हो गई हैं। Now question number 41, that is now on the screen. I blank space working all afternoon and have just finished the assignment. You have 4 options, 4 options हैं आपके पास, have been, had been, shall be, or is it the option D and? Yes. So let me tell you the answer first. The correct answer for the question number 41 is option A, have been. The correct option is A, have been.
I have been working all afternoon and have just finished the assignment. अभी अभी मैंने असाइनमेंट को पूरा किया है और मैं दोपहर तक मैंने काम किया है या मैं काम करता आ रहा हूं. सो यहां पर हैव बीन का प्रयोग होगा. अगर आप हैड बीन का प्रयोग करते द सेंटेंस विल बी रॉन्ग. सो मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. Yes, here it is. There is a wall, blank space, the garden. There is a wall around the garden, across the garden, on the garden or into the garden. There is a wall. एक दीवार है गार्डन के चारों ओर, गार्डन के आर पार, गार्डन के अंदर या गार्डन के ऊपर. into का प्रयोग नहीं होगा चूंकि मूवमेंट की बात नहीं हो रही है. So there is a wall around the garden. गार्डन के चारों तरफ एक दीवार है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अराउंड. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 43. द सेंटेंस सेज दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन ब्लैंक स्पेस माउंटेन्स. अब आपको सही आर्टिकल का इस्तेमाल करना है. इन अ माउंटेन्स और दी माउंटेन्स और एन माउंटेन्स और नो आर्टिकल माउंटेन्स. या सो ए का प्रयोग अगर हम करें तो ये नहीं होगा बिकॉज माउंटेन्स है और ये क्या है, प्लूरल है. एन का प्रयोग भी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया. सो या तो नो आर्टिकल होगा या तो दी होगा. तो बेहतर है कि यहां पर हम आंसर दी चूज करें क्योंकि कोई खास पर्वत की बात हो रही है कि वे लोग अपनी छुट्टियां पर्वतों के बीच मनाते हैं, पर्वतों में मनाते हैं, इन द माउंटेन्स. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. He made a clean breast of it during the last days of his life. Choose the correct meaning of the underlined phrase. कह रहा है कि जो underlined phrase है, जो phrase को underline किया गया है, उसके सही अर्थ को बताएं. और आप देख रहे हैं कि कोई भी word, कोई भी phrase को underline नहीं किया गया. तो अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में क्वेश्चंस तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि कौन से वर्ड का मीनिंग वो पूछ रहा है. तो आप देखिए ही का तो पूछ नहीं सकता, ड्यूरिंग का पूछ नहीं सकता, लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं. यहां ये जिस फ्रेज को अंडरलाइन करने की बात कर रहा है कि अंडरलाइन है वो है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ. और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि व्हेनेवर यू अटेंड माय क्लास यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर विद यू. आपके पास पेन और पेपर का होना जरूरी है सो दैट इफ यू कम अक्रॉस सम डिफिकल्ट वर्ड्स, अगर मुलाकात हो किसी कठिन शब्दों से या फ्रेज से, यू कैन नोट इट डाउन. सो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट. यहाँ पर मेड का प्रयोग है, मतलब वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में है, लेकिन मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ये एक ईडियम है और आप इसका मीनिंग जरूर नोट डाउन कर लेंगे. मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, इसका मतलब है कि अपने दिल को, अपने राज को पूरी तरह से खोल देना. मतलब आपने पास कोई भी बात को छुपा कर नहीं रखना. अगर हम फॉट लाइक अ हीरो की बात करें तो हीरो की तरह लड़ना नहीं होगा. फेस्ड ब्रेवली अगर बात करें तो बहादुरी से सामना करना, यह भी नहीं होगा. शेप्ड हिज ब्रेस्ट का मतलब उसने अपने ब्रेस्ट को शेव किया, उसके बाल छाट दिए, यह भी नहीं होगा. कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली मतलब कह रहा है कि उसने अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख दी, उसके दिल में जितने भी राज थे उसने उसको खोल दिया. तो यह है कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली. कॉन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार करना. आपसे कोई गलती हो जाए उसको अगर आप मान लें कि यस आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो ये स्वीकृति जो है वो कॉन्फेस है. मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट. इसके वर्ड मीनिंग को जरूर नोट डाउन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 45. वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करता हो. मतलब ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के अस्तित्व में जिस व्यक्ति को विश्वास न हो वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अथेइस्ट. द ऑप्शन इज सी, अथेइस्ट. इट इज नॉट थेइस्ट, अथेइस्ट. और थेइस्ट का मतलब होता है जो विश्वास करे, अथेइस्ट का मतलब वो जो विश्वास न करे. 46. Yesterday I blank space finished my geography project. Must, mustn't, had to और have to. अब अगर ट्रिक की बात करें, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएं, ट्रिक करें, मतलब आप लॉजिक लगाएं, तो इस सेंटेंस में यस्टरडे एक वर्ड आया है एंड दैट शोज पास्ट टाइम.
यस्टरडे किस टाइम को दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। अब जब पास्ट को दिखाता है तो मस्ट की बात नहीं होगी, क्योंकि मस्ट जो है वो प्रेजेंट की बात करता है, मसंट भी वही करता है, और हैव टू भी प्रेजेंट की बात है। तो 3 एलिमिनेट हो गए, जो बचा है वो सी है, हैड टू है। अब अगर 3 एलिमिनेट ना होते तो भी हैड टू ही आंसर होता, क्योंकि मतलब ये है कि कल मैंने अपना ज्योग्राफी प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना पड़ा। आई हैड टू फिनिश, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। तो अगर कोई स्ट्रक्चर भी मैं बोलूं जो आप नहीं जानते हो तो उसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। 47, ही ब्लैंक स्पेस टू आगरा टुमारो, ही ब्लैंक स्पेस टू आगरा टुमारो। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। ही विल गो, ही वेंट, ही शैल गो, ही विल वेंट। अगर वेंट की बात करें तो ये V2 है, और बात करें टुमारो की तो ये फ्यूचर है। तो टुमारो की जब बात हो रही तो बात फ्यूचर की है, कभी भी यहां V2 या पास्ट के कोई भी टेंस का प्रयोग नहीं होगा, तो वेंट नहीं होगा, विल वेंट नहीं होगा, क्योंकि विल के बाद हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो गो का प्रयोग करेंगे ना कि वेंट का। अब ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई या वी हो तो इसके साथ जो मॉडल वर्ब्स आते हैं वो है शैल, और आई वी के अलावा ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। सो हियर वी हैव 2 ऑप्शंस, और इन 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि विल को लगाएं या शैल को लगाएं। तो आप याद रखें कि ट्रेडिशनल ग्रामर को यहां फॉलो करेंगे कि आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, विल गो। 48, I like Chinese food, blank space, my husband doesn't like it at all. मुझे चाइनीज फूड पसंद है, मेरे पति को ये तनिक भी पसंद नहीं। एट ऑल का मतलब तनिक भी, ये एट है, ओके। एट ऑल मीन्स तनिक भी, एट ऑल मीन्स तनिक भी। सो अब यहां कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है कि सो, बट, बिकॉज, एंड। अगर आप इसके नुआंसेस में ना जाएं, इसके डिफिकल्ट पोर्शंस में ना जाएं कि कंजंक्शन कौन कहां इस्तेमाल होता है, आप सिर्फ इसके मीनिंग को समझे। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और द भाव ऑफ द सेंटेंस, द करेक्ट आंसर विल बी, दैट विल कम ऑटोमेटिकली, नेचुरली, दैट इज बी। बट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 49, इट इज वेरी हॉट, आई कैंट गो आउट। बहुत गर्मी है, मैं बाहर नहीं जा सकता। ये बात आज के मौसम के लिए नहीं है, ये जब लिखी गई होगी, जब सेंटेंस, तब की बात है। चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये 2 सेंटेंस को कंबाइन करके एक करना है, ये 2 अलग अलग सेंटेंस है, और जब हम कंबाइन करेंगे तो वी हैव टू पे अटेंशन, वी हैव टू टेक केयर। हमें ये ध्यान रखना है कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज। सो इट इज वेरी हॉट, आई कांट गो आउट, सो इट इज हॉट, सो आई कैन नॉट गो आउट, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। ये जरूरत से ज्यादा गर्म है मेरे लिए बाहर जाने के लिए, दैट मीन इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट। Moving ahead, we go to the next question. Question number 50. We blank space a lot of volunteer work. यहाँ एक वर्ड आया volunteer. Volunteer का मतलब जो अपनी स्वेच्छा से काम करे, जिसमें आपको कोई पेमेंट, कोई सैलरी ना मिलती हो। मतलब आप अपनी मर्जी से अगर कोई काम करें तो ऐसे काम करने को हम वॉलंटियर वर्क कहते हैं, या ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को भी वॉलंटियर कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग वॉलंटियर कह देते हैं। So we blank space a lot of volunteer work, doing, do, does, or do. The correct answer should be B, do. We do a lot of volunteer work. Doing नहीं होगा क्योंकि कोई auxiliary नहीं है। We के साथ does का प्रयोग नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। We are do कोई sentence बनता ही नहीं है। Okay? So moving ahead, we go to the next question. Question number 51. Choose the correct sentence. Correct sentence हम लोग पिछले क्लास में भी बना चुके हैं। 3 सेंटेंस हैं और 3 में 4 सेंटेंस हैं जिसमें 3 गलत हैं और 1 सही है। तो ऑप्शन ए है लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, और लेट गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, और लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, और लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस। ओके, तो पहले तो एलिमिनेट कर लेंगे कौन नहीं होगा। बात यहाँ पर पीस की जो हो रही है कि चर्च में हम जाएं, हमें जाना चाहिए शांति पाने के लिए। ये पीस का मतलब होता है टुकड़ा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस पहला है। दूसरा है लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, और डी है लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस। तो फाइंड पीस होगा, फाइंड एट पीस नहीं हुआ, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट।
अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ए है और एक बी है। अब इन दोनों में जरा डिफरेंस देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ लेट अस गो टू द चर्च है, यहाँ लेट अस गो टू चर्च है। यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया है और यहाँ दी का प्रयोग नहीं है। यस, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू आर्टिकल। और इसमें ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, यहाँ तक कि कुछ टीचर भी गलत कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो मैं आंसर बता दूं कि आंसर क्या होगा। देखने से लग रहा है कि ए बी दोनों हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज बी। ए इज इनकरेक्ट, ए इज रॉन्ग। लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। यहां पर चर्च के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आर्टिकल की कुछ बातें मैं बता दूं आपको, एंड पे अटेंशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत सारे स्थान हैं, भवन हैं, चीजें हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका निर्माण हुआ है किसी खास मकसद के लिए। जैसे स्कूल का निर्माण इसलिए हुआ है कि वहाँ लोग जाएं पढ़ाने के लिए, या लोग जाएं पढ़ने के लिए, मतलब या तो पठन या पाठन के लिए स्कूल का निर्माण होता है। उसी प्रकार हॉस्पिटल में या तो डॉक्टर जाएंगे या फिर पेशेंट्स। और जो बेड है वो सोने के लिए बनाया गया है। उसी प्रकार मंदिर है, मस्जिद है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो किसी खास मकसद के लिए बनाई गई हैं। अगर उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का, उन स्थानों का प्रयोग उसी काम के लिए किया जाए जिनके लिए उनका निर्माण हुआ है, उसी काम के लिए किया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए? जिस चीज़ का इस्तेमाल जिस काम के लिए किया गया है, बनाया गया है, अगर उसका इस्तेमाल हम उसी काम के लिए कर रहे हैं तो नो आर्टिकल विल बी यूज, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर उसका हम इस्तेमाल किसी और काम के लिए करें तो फिर ऐसी स्थिति में दी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, व्हेन वी आर टायर्ड एट नाइट, रात में वी गो टू बेड, वी गो टू बेड, नो आर्टिकल। रात में हम बिस्तर पर जाते हैं, किस लिए? सोने के लिए। तो बेड जिसके लिए बेड का निर्माण हुआ है, हम उसका इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं, तो गो टू बेड होगा, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। लेकिन अगर मुझे यह कहना हो कि बच्चे बेड पर कूद रहे हैं, द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन बेड नहीं होगा, द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन द बेड। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए। अब जेल किस लिए बना है? जेल में या तो पुलिस वाले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाएंगे, या फिर उसमें इनमेट्स जाएंगे, जो उनमें रहने वाले कैदी हैं या जिन पर केसेस चल रहे हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनके लिए। तो लालू प्रसाद यादव वो गए जेल चारा घोटाले में, मतलब एज एन इनमेट गए, एज एन अक्यूज्ड गए वो। तो लालू प्रसाद यादव वेंट टू जेल, नो आर्टिकल, इन फॉर्डर स्कैम। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि नीतीश कुमार लालू से मिलने के लिए जेल गए, अब जेल जो है वो मिलने के लिए गए, एक अपराधी या प्रशासनिक ऑफिसर के रूप में वो नहीं गए, तो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार वेंट टू द जेल टू मीट लालू प्रसाद यादव। तो मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे। अब यहां देखें कि लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। आओ चर्च चलें कुछ शांति पाने के लिए। अब चर्च जो है वो रिलीजियस प्लेस है क्रिश्चियंस का, और वहां कोई भी अपने धार्मिक स्थल पर जो जाता है वो शांति पाने के लिए, मतलब चर्च का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए हो रहा है जिसके लिए चर्च का निर्माण हुआ है। सो लेट अस गो टू चर्च होगा, ना कि गो टू द चर्च होगा। शायद इसमें टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन ये से समझना जरूरी था। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड। ओके, सो मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एवरीबॉडी blank space living now. The question is very easy, and the answer you know. Yes, the answer is the answer is अब जरा देखिए सेंटेंस की ब्यूटी क्या है कि इसके बाद इज आ रहा है। कोई अगर कहे कि इसके बाद इज नहीं आ सकता तो देख लो, द सेंटेंस, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 52 is okay, it will not be, or the correct answer is not are. The correct answer is not am. The correct answer is not was. 53. What type of sentence is this? ये देखिए, ये इस तरह का पहला क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में, जो नया सिलेबस जब से ऑब्जेक्टिव आया है, ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का। नॉर्मली these types of questions are not asked normally. What type of sentence is this? ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? How surprising, कितना आश्चर्यजनक, कैसा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, exclamatory, imperative. The sentence is exclamatory, option C. अब देख लें कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें किसी बात का डिक्लेरेशन हो,
जैसे आई एम गोइंग, आई विल कम ऑन मंडे, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, आर यू हैप्पी और वाई आर यू हैप्पी, वाई आर सैड। इंपरेटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, गो, कम, डांस, डोंट टच मी, डोंट डिस्टर्ब मी। सो दीज आर द सेंटेंसेस। बट यहां जो बात हो रही है, हाउ सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात हो रही है, एक्सक्लेमेशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्सक्लेमेटरी। ओके, let us go to the next question, 54. The country lies blank space those mountains that you can see from here. The country lies below those mountains, beyond those mountains, against those mountains that you can see here. Yes, guess the answer. Okay. The country lies. Lie means होना. Lie means निहित होना, बसना. Lie means होना, पड़े रहना. तो नोट डाउन कर लें जो वर्ड्स नए आए जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो। The country lies below these mountains, beyond these mountains, against these mountains, beneath these mountains. The correct answer for the question number 54 is option A, below. ये जो देश है ये इन पर्वतों के नीचे है। पर्वतों के नीचे का मतलब ये नहीं कि पर्वत ऊपर है और उसके नीचे देश है, ऐसा नहीं है। अगर हम beneath लगाते तो मतलब ये होता। ओके, आप इसे यूं समझ लें कि अगर मैंने कहा कि ये जो पेन है, आप देख पा रहे हैं, ये जो पेन है ये पाम पर है तो देयर इज अ पेन ऑन द पाम। और अगर हम कह दें कि ऐसे है तो ये अंडर द पाम होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये बिलो है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसे कह दूँ तो ये ऑन द पाम है, अगर मैं ऐसे कह दूँ तो अंडर द पाम है, और अगर ये थोड़ा हटकर हो तो बिलो द पाम है, और अगर बीनीथ है तो बिल्कुल इसके नीचे है। और अगर उसी तरह से ऑन की बात करें, अगर ओवर की बात करें, दोनों का मतलब पर होता है, तो ओवर का मतलब ये है, ऑन का मतलब ये है। ये सरफेस से सटा हुआ है तो ऑन है, ये सरफेस से ऊपर है तो ओवर है। उसी तरह इसके नीचे एकदम बिल्कुल सटा हुआ है तो बीनीथ है, और इसके नीचे है अगर तो ये बिलो है, और थोड़ा इसके नीचे है तो ये जो है वो अंडर है। ये बीनीथ है, उसके नीचे अंडर है, और हटा है तो बिलो है। ओके, सो समझ गए होंगे। और आज का क्लास में कुछ बातें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही हैं। 55, दे आर प्राउड विनर्स। चूज द एडजेक्टिव। कह रहा है इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव है। यस, टेक योर टाइम। यस, दे है, आर है, प्राउड है या विनर्स है। फर्स्ट टेल मी, लेट मी टेल यू द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन ए, प्राउड। ऑप्शन ए, प्राउड। दे आर प्राउड विनर्स। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। टेक्निक ये है कि जब भी किसी नाउन के पहले कोई वर्ड आए, नाउन के पहले आने वाला वर्ड इट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव। विनर नाउन है, नाउन के पहले प्राउड है, ये है एडजेक्टिव। इट इज अ ब्लैक पेन। अब पेन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले कौन सा वर्ड आया? ब्लैक, दैट इज एडजेक्टिव। ही इज अ टॉल मैन। मैन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या आया? टॉल, दैट इज एन एडजेक्टिव। तो याद रखें कि नाउन के पहले आने वाला शब्द 99.9% केसेस में वो एडजेक्टिव होंगे। इसके जस्ट अपोजिट अगर समझें तो जो वर्ड एडजेक्टिव है अगर वो आ गया है तो दैट मीन्स अगला वर्ड जो आने वाला है वो नाउन होगा। अगर किसी ने कहा कि आई हैव एन इंटरेस्टिंग, आई हैव एन इंटरेस्टिंग, आई हैव अ ब्यूटिफुल, आई हैव अ ब्यूटिफुल, अब आगे बोला नहीं है उसने, तो आप समझ लें कि ब्यूटीफुल के बाद जो वर्ड आएगा दैट मस्ट बी अ नाउन। आई हैव ब्यूटीफुल पेन, आई हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वर्ड नाउन के पहले जो वर्ड आएगा दैट मस्ट बी एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद जो आएगा दैट मस्ट बी अ नाउन इन 99% और मोर देन 99% केसेस। ओके, सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। या 56, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड। क्या कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? कहता है असर्टिव सेंटेंस बनाना है। 4 ऑप्शंस हैं और आपको चूज करना है कि इसमें असर्टिव कौन है। असर्टिव का मतलब वो सेंटेंस जिसमें ना नहीं हो, लेकिन यहां उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस जो कहा जा रहा है उस सेंटेंस का भाव क्या है। डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड?
आप बना सकते हैं कि अ मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड। ये असर्टिव तो बन जाएगा, असर्टिव विद निगेटिव, लेकिन ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जो भाव है वो कहता है कि क्या कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती। तो जब कोई ये कह रहा है कि क्या कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती, तो वो पूछ नहीं रही है, अंदाज पूछने का है, लेकिन जो इरादा है वो कहने का है, और कहने का इरादा ये है कि माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी अ मदर लव्स हर चाइल्ड। अ मदर लव्स हर चाइल्ड। अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी है, अ मदर लव्स हर चाइल्ड। ये सेंटेंस संबंधित है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे, इसमें गलतियां बहुत होती हैं, यहां तक कि बुक्स में भी गलतियां मैंने देखी हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ भी हो, हमें उस पर नहीं ध्यान देना, हमें ध्यान देना है कि उसका भाव क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माता पिता आपसे नाराज हैं और आपके पापा ये कहते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, मुझे सब दिखता है, तुम क्या समझते हो, क्या मैं अंधा हूं? ये आपके पापा आपसे कह रहे हैं कि क्या मैं अंधा हूं। तो क्या वो आपसे पूछ रहे हैं? अगर आप ये समझ लें कि वो पूछ रहे हैं और आप कहते हो अपने पापा से, मुझे क्या पता, आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, अब मुझे क्या पता आप अंधे हैं कि नहीं है, तो आपकी पिटाई हो जाएगी। क्योंकि पापा कह रहे हैं कि क्या मैं अंधा हूं, तो वो ये पूछ नहीं रहे तुमसे कि तुम बताओ कि क्या मैं अंधा हूं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अंधा नहीं हूं। तो एम आई ब्लाइंड इज इक्वल टू आई एम नॉट ब्लाइंड। मम्मी कहती है कि क्या मैं पागल हूं, तो बोले पता नहीं मम्मी, बेटा कह रहा है वो आपसे बचिए, पागल है वो, जाइए कोइलवर में जाकर इलाज करा लीजिए, मुझे क्या पता, किसी मेंटल डॉक्टर से मिल लीजिए, आई डोंट नो। वो पूछ नहीं रही हैं, बल्कि वो ये कह रही हैं, जब वो ये कहती हैं, जब वो कह रही हैं कि एम आई ब्लाइंड, क्या मैं अंधी हूं, एक्चुअली शी मीन्स टू से आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट ब्लाइंड। ओके, 56 नाउ 57, nobody should blank space on the poor. Look over, look on, look at, look down. The correct answer will be option D, look down. Look down upon या look down on का मतलब होता है किसी को नीची निगाह से देखना, किसी को निम्नतर समझना, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। Look down upon, यस, जो भी नए वर्ड्स आपके पास आए वो जरूर नोट डाउन कर लें। लुक डाउन अपॉन का मतलब किसी को नीची निगाह से देखना। तो एक तो आपके पास फ्रेज भी आ गया, दूसरा प्रीपोजिशन भी समझना होगा, तीसरा ये कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। लुक ओवर का मतलब होता है देखना, लुक ऑन का मतलब किसी को ढूंढना, लुक एट का मतलब भी देखना। ये सब में डिफरेंसेस भी हैं, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि लुक एट, लुक डाउन, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक आफ्टर, इन सब का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर लुक डाउन ऑन होगा, घृणा की दृष्टि से देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, blank space article he is reading is very interesting. Article means lake, write up. तो आर्टिकल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल का साउंड जो है वो वावल है, तो ये एलिमिनेट। एन आर्टिकल हो सकता है, दी आर्टिकल ही इज रीडिंग, नो आर्टिकल ये भी नहीं होगा। अब दो की बात है कि एन होगा कि दी होगा। अब एन भी नहीं होगा, चलो इसे भी हम क्रॉस कर लेते हैं, एन नहीं होगा तो दी होगा। और दी क्यों होगा? कह रहा है वो आर्टिकल जो वो पढ़ रहा है, मतलब कोई डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित है, वो बहुत ही रोचक है, दी आर्टिकल नॉट एन आर्टिकल। ओके, सो डेफिनेट आर्टिकल दी विल बी यूज्ड। 59, यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन, ब्लैंक स्पेस कोरोना वायरस। कह रहा मास्क का प्रयोग करें एक प्रिकॉशन के रूप में कोरोना वायरस के खिलाफ, आंसर अगेंस्ट, तो अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये सेंस से बातें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं कि प्रिकॉशन के साथ अगेंस्ट लगता है, ओके, प्रिकॉशन के साथ फॉर भी लग सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन शुड बी इन दिस केस 59 number question, against will be the most suitable and this will be the right answer. 60, these days Ram blank space his homework quite often, quite often का मतलब अक्सर, प्रायः। forgotten, forgot, forget, forgets। so forgotten नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी आएगा जब इसके पहले हैव या हैज या हैड का प्रयोग किया जाए। और फॉरगॉट नहीं होगा क्योंकि बात पास्ट की नहीं हो रही है, कह रहे दीज डेज, इन दिनों मतलब अभी की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट होगा। अब फॉरगेट नहीं होगा, क्यों? बिकॉज द सब्जेक्ट इज राम, दैट इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉरगेट्स।
तो these are the 40 questions of this video. और ये जो 60 questions अब तक हमने कवर किए हैं, all these questions are based on grammar. So ये grammar sections के questions थे 60, और इस 60 में से आपको 30 अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं कि इसी में से 50 बना लें तो आपको 30 ही मिलने को है. बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर कोई 50 नहीं बना लेंगे, 60 में से 50 बना लिया उससे में काम होगा तो सारे बच्चे पास कर जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं करना है. इस 60 में से आपको 30 अटेम्प्ट करना है. और अब जो नीचे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, मतलब रेनबो पार्ट 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे होंगे. तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की, जो कि 61 से 80 के बीच में होगा. वो होगा आपके लिटरेचर पर से संबंधित. तो उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, और पेन और पेपर तो ज़रूर रखें ताकि नई बातों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लें. और मैं अक्सर देखता हूँ कि ये वीडियो में जितने लोग देख रहे होते हैं, लाइक्स कम होते हैं. एंड ऑल्सो डू सम सोशल वर्क. आपको सोशल वर्क भी करना है कि जब ये आप वीडियो देखें तो दूसरे साथी जो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ नहीं पढ़ पाए, या वो आरा के नहीं बाहर के हों, उनके साथ आप ये शेयर करें. आप अपनी स्टोरी में लगाएं, आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और बिहार के बच्चे बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर पाएँ इंग्लिश में. क्योंकि इंग्लिश अगर उनकी स्ट्रांग होगी तो कहीं भी वो बिहार से बाहर जाएंगे, they will have a better opportunity in every field. Okay, so that's all for today. We shall be meeting very soon in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching me.